गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. यस बेटा, सब लोग ज्वाइंट हो गए क्या? A very good evening to all of you. I hope so everyone has joined the meeting. Yes. हेलो सर, गुड इवनिंग. हेलो सर, गुड इवनिंग. अरे क्या बात है. हेलो सर, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. Good evening sir, good evening sir, good evening sir. Good evening to all my dear students. Welcome back to the new session of physics. Let's begin. Dashnika Gamit, Vrut Tumar Keshvi Rana. Okay. चलो सब लोग आ गए बेटा. अब मेरे ख्याल से लगभग सब आ चुके हैं और हमें क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए. ठीक है. हाँ, चलो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कैपेसिटर कर रहे थे हम. क्या होता है कैपेसिटर? पता चल गया सबको? व्हाट इज अ कैपेसिटर? कैपेसिटर में और आप लोगों में एक सिमिलैरिटी है कि कैपेसिटर की भी एक लिमिट होती है चार्ज को स्टोर करने की, और आपकी भी एक लिमिट होती है लेक्चर को अटेंड करने की. ठीक है. तो स्टूडेंट्स में और कैपेसिटर में यही रिलेशन है. कैपेसिटर इज की जो कैपेसिटेंस है उसको हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज पर यूनिट वोल्ट. ठीक है. कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है पर यूनिट वोल्ट, दैट इज डिफाइंड एज योर कैपेसिटेंस. अच्छा, कैपेसिटेंस के बारे में अभी तक हमने जो बातें करी है ना, सबको स्क्रीन विजिबल है ना? वॉइस भी ऑडिबल है? संजू टेकी हैज आल्सो ज्वाइन. ओके. स्क्रीन इज विजिबल, वॉइस इज ऑडिबल. ओके ओके एंड ओके. चलो, तो कैपेसिटेंस जो हमने पढ़ा अभी तक, हमने क्या किया था? एक कंडक्टर लिया था, उस कंडक्टर से रिलेटेड सारी कहानी डिस्कस करी. तो कैपेसिटेंस जो होता है हमेशा हम किसी सिस्टम का डिफाइन करते हैं. जैसे कि हमने एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को हम चार्ज देते जा रहे थे, तो हम वो चार्ज लाए कहाँ से? इन्फिनिटी से लेके आए थे. इन्फिनिटी से हम किसी चार्ज को लेके आए, हमने इस कंडक्टर को देना शुरू हुआ, उस कंडक्टर ने चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट किया, और फिर यहाँ से हमने कैपेसिटेंस को ऐसे डिफाइन किया था. कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज द चार्ज ट्रांसफर्ड. ये जो Q होता था ना, that is the charge transferred. ठीक है. और you can say transferred charge. इतना चार्ज आपका ट्रांसफर हुआ, आपने इन्फिनिटी से कोई चार्ज उठा के ट्रांसफर किया किसी कंडक्टिंग बॉडी पे, तो हमने उसका कैपेसिटेंस ऐसे डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट पोटेंशियल. दिस इज नॉट एक्चुअली द पोटेंशियल, इट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. But we know that at infinity your potential is 0. So I can write delta V as V. But this is not the absolute potential. This is your potential difference. ठीक है.
तो चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज योर कैपेसिटेंस। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस को हमने डिफाइन किया, यहाँ से आपको ये चीज को समझना चाहिए कि कैपेसिटेंस जो है सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है। अब यहाँ पे आपके सिस्टम में कौन है, इन्फिनिटी से आप चार्ज को लेके आ रहे हो, तो ये पूरा आपका सिस्टम हो गया, ठीक है। ये पूरे सिस्टम के लिए हमने कैपेसिटेंस डिफाइन किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस सिस्टम के लिए ये जो आपका कंडक्टर है और यहाँ इन्फिनिटी से आप चार्ज को लेके आ रहे हो, ये पूरे सिस्टम के लिए है ना, इन्फिनिटी से आप किसी चार्ज को लेके आ रहे हो, तो इस सिस्टम के लिए आपने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया, है ना। कैपेसिटेंस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द सिस्टम, कैपेसिटेंस इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द सिस्टम, दिस इज योर सिस्टम। इस सिस्टम के लिए हमने कैपेसिटेंस को डिफाइन किया। अब हमने देखा कि ये जो सिस्टम है इसमें एनर्जी जो है थोड़ी बिखरी बिखरी सी है ना। चार्ज तो हमने स्टोर करवा दिया इस पे, क्यू ला के हमने इसको देते गए दे दनादन चार्ज हमने बहुत सारा दिया। लेकिन अभी भी ये जो सिस्टम है हमारा, इसकी जो एनर्जी है वो स्प्रेडेड है। देखो चार्ज जो पॉजिटिव है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकल रही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस चार्ज की वजह से वो काफी स्प्रेडेड है, किसी कन्फाइंड रीजन में नहीं। और जब तक आपका एनर्जी जो है वो स्प्रेडेड होगा तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। जब तक आपका एनर्जी कन्फाइंड नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, तब तक हम उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, ऐसा कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करी कि जिससे हम एनर्जी को कन्फाइन कर पाए। फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना हम ऐसा करें, एक कंडक्टर लें जिस पे कुछ ऑलरेडी चार्ज्ड है, एक चार्ज कंडक्टर लें और इसको किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए। सपोज दिस इज योर चार्ज कंडक्टर, और इस कंडक्टर को हम किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आए। अब जैसे ही हम इसको न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आएंगे तो होगा क्या, इसमें चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट होगा। इसके नेगेटिव चार्ज इस साइड एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे और इसके पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें चार्ज का इंडक्शन। तो अभी तक जब हमारे पास कोई भी दूसरा कंडक्टर नहीं होता था तब हम कैपेसिटेंस डिफाइन करते थे कंडक्टर का विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, है ना, कंडक्टर का विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस को डिफाइन करते। अब हमने क्या किया, एक चार्ज कंडक्टर के पास एक न्यूट्रल बॉडी को लेके आए। दिस इज योर चार्ज कंडक्टर, दिस इज योर चार्ज कंडक्टर। इसके पास हम किसी न्यूट्रल बॉडी को लेके आए। अब न्यूट्रल बॉडी के पास तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, है ना। नेगेटिव 1 2 3 4 5, तो पॉजिटिव भी 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन जैसे ही आप न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी के पास लाओगे तो इसमें चार्ज इंड्यूस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जाए। अब जब ये प्रोसेस होगा तो इसकी वजह से आपका जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका क्या है, अब देखो नाउ योर सिस्टम इज दीज टू कंडक्टर्स। अब ये सिस्टम का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। जैसे ही आप न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लेके आए तो आपका जो सिस्टम फॉर्म हुआ, इस सिस्टम का आपका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। आपसे मेरा एक सवाल है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ और थोड़ा सोच के बताओ, जब हम किसी भी चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो उसकी वजह से उस सिस्टम का कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब बड़े ध्यान से अगर आप दिमाग लगाओ तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इस सिस्टम के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा और पॉजिटिव चार्ज इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे पास वाला चार्ज आपका कौन सा है, नेगेटिव चार्ज इज क्लोजर
as compared to your positive charge. Negative charge is closer as compared to your positive charge. तो ये वाला चार्ज आपका डोमिनेट करेगा, मतलब ये वाला जो चार्ज है, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो जो चार्ज आपका नज़दीक होगा वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा और वो हमारा जो इफेक्टिव पोटेंशियल है सिस्टम का उसको कम करने की कोशिश करेगा, उसको कम करने की कोशिश करेगा। और हमें पता है कि कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज चार्ज ट्रांसफर्ड पर यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, तो जब आपका पोटेंशियल ओवरऑल सिस्टम का डिक्रीज होगा तो आपका कैपेसिटेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होना ही होना, कैपेसिटेंस ऑब्वियसली इंक्रीज होना ही होना है ना, कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ आती है। डिक्रीज नहीं होगा बेटा, इंक्रीज होगा। ठीक है ललित, हाँ मितेश ने सही बोला, इंक्रीज होगा। ठीक है, इतनी बात हम सबको समझ आती है। अब हमने क्या किया, मुझे जैसे ही पता चला कि नेगेटिव चार्ज को लाने से पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है, तो क्यों ना इस पूरे कंडक्टर को नेगेटिव बना दिया जाए। तो मैंने क्या किया, एक लिया पॉजिटिव कंडक्टर जिस पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा लिया नेगेटिव कंडक्टर जिस पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दो कंडक्टर्स लिए मैंने, एक को पूरा पॉजिटिव बना दिया और दूसरे को पूरा नेगेटिव बना दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि नेगेटिव चार्ज को पास लाने से इसकी कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्यों ना इस पूरे कंडक्टर को नेगेटिव चार्ज दे दिया जाए। तो अब ये क्या करेगा, ये ओवरऑल सिस्टम की पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, ओवरऑल सिस्टम के पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमें इतनी बात तो समझ आई कि अगर हमें कैपेसिटेंस को बढ़ाना है या कैपेसिटेंस को इफेक्टिव बनाना है तो एक आपका जो बॉडी है वो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा जो बॉडी है वो नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अभी भी इस सिस्टम में डिफेक्ट थे। क्या डिफेक्ट थे कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, है ना, वो कन्फाइंड नहीं है। अभी आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अभी भी कन्फाइंड नहीं है, बिखरी बिखरी सी है। और हमें पता है कि जब भी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अभी भी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कन्फाइंड हमें नहीं मिली, तो हमने क्या किया, कुछ और जुगाड़ लगाया। अब जुगाड़ ऐसा लगाया कि हमारे पास एनर्जी कन्फाइंड भी हो और एनर्जी प्रॉपरली स्टोर्ड भी। तो हमने क्या किया, दो प्लेट्स ली, दो प्लेट्स ली, एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और दूसरे को हमने नेगेटिव चार्ज दिया। एक को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और दूसरी प्लेट को हमने नेगेटिव चार्ज दिया। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, देखो आप, वो एक कन्फाइंड रीजन में जनरेट, कन्फाइंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होगी, कन्फाइंड रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड इन योर कन्फाइंड रीजन। इसका बेनिफिट ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कन्फाइंड हो गई, एक प्रॉपर रीजन में आ गई, उसको एक डायरेक्शन मिल गई, और हमने दोनों कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर दिया, दैट वन प्लेट इज पॉजिटिव एंड अनदर बॉडी इज योर नेगेटिव। दो बॉडीज थी, एक को पॉजिटिव रखना था, एक को नेगेटिव रखना था, तो वो कंडीशन भी हमने सेटिस्फाई कर दी। सो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, सबको समझ आया? ऑल ऑफ यू गॉट दिस? अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं
जैसे कि सपोज करो इस प्लेट के बीच का गैप आपको दिया हुआ है डिस्टेंस, दैट इज योर डी, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। और इसके अलावा इसका एरिया आपको पता है ए, ठीक है। तो हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो हम सबको पता है कि कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एबिलिटी टू होल्ड चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, आप देखो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है यहाँ है बेटा? What is the distribution of charge? Charge is distributed on this surface of this plate, है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आपका? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म तो है ही, प्लस आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आपका चार्ज किसी प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो ऑलवेज यू हैव टू टेक सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिग्मा, ठीक है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के हम क्या यूज करते हैं? सिग्मा। अच्छा, मेरा आप सबसे एक सवाल ये है कि आप मुझे बता सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे जो इस कैपेसिटर के अंदर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, इसकी भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ए? एनीवन? आप में से कौन बताएगा कि इस प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो? ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, ललित ने बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही जवाब। मितेश सैनी ने भी बिल्कुल सही बताया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे आएगा देखो, इधर कैसे निकालोगे देखो। तो इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? राइट साइड होगी, विच इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? वो भी राइट साइड होगी। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐड हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी राइट साइड होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी विच इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूँ? चार्ज पर यूनिट एरिया, विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतनी बात हम सबको समझ आती है। ठीक है, तो अब आ जाओ इसका कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। एक स्टेप में इसका कैपेसिटेंस निकल जाएगा। हम सबको पता है पोटेंशियल इज डिफाइंड एज V इज इक्वल टू E इंटू डी, ये हम सब पढ़ चुके हैं। V इज इक्वल टू E टाइम्स D। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, तो V कितना हो जाएगा देखो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब जैसे ही आप V का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको यहाँ से कैपेसिटेंस का वैल्यू मिल जाएगा, which is epsilon naught A upon D। अगेन आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, that this capacitance does not depend on charge, this capacitance does not depend on potential, it depends on the geometrical parameters, that is area and distance। तो कैपेसिटेंस को अगर हमें इंक्रीज करना है, अब हमें ये बात पता चल गई कि कैपेसिटेंस कभी भी चार्ज पे ना तो डिपेंड करता है ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, वो हमेशा ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है।
ठीक है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमें ये रिलेशन पता चल गया, विच इज एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन। इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है तो मेरे को ए अपॉन डी के रेशियो को इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ आई इंक्रीज द रेशियो ऑफ ए बाई डी, then I can increase the capacitance of this parallel plate capacitor। ठीक है। तो जब भी कैपेसिटर्स को डिज़ाइन किया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को जब भी डिज़ाइन करते हैं तो उनको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि उनका एरिया टू डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस हमें मिल सके। ठीक है। हमेशा ये बात को दिमाग में रख के किसी भी कैपेसिटर को डिज़ाइन किया जाता। ठीक है। इतनी बात हम सबको समझ आती है, क्योंकि हम बहुत समझदार बन चुके हैं अब, और हमें आनी भी चाहिए। तो चलो आगे चलते हैं। सपोज करो मेरे पास ऐसा एक कैपेसिटर है। अब आप लोग बताओगे, ठीक है, आप लोगों के लिए एक सवाल आ रहा है, बहुत बढ़िया। बढ़िया क्या कहूँगा, सिंपल ही कहूँगा। सपोज हमारे पास एक ऐसा कैपेसिटर है और इसका लेंथ ए दिया हुआ है, इसकी विड्थ बी दी हुई है। ठीक है। ये कैपेसिटर की प्लेट्स है, विड्थ बी है और लेंथ ए। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी बैटरी से। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है एंड दिस इज योर बैटरी। ठीक है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ठीक। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। ये आपकी प्लेट 1 है या आपकी प्लेट 2, इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको दिया हुआ है d। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। सब लोग बता सकते हैं, जल्दी से बताएं। हाँ, मितेश ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन डी, है ना। ज़्यादा सोचना ही नहीं, हमें पता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एरिया कितना हो जाएगा इसका, a इंटू बी अपॉन डिस्टेंस कितना दिया हुआ है d। सो दिस विल बी योर कैपेसिटेंस। ठीक है। समझ आया सबको। तो ये तो कई बार सिंपल सिंपल सवाल इस पे आ जाते हैं, नीट वाले एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है। तो ऐसे सिंपल सिंपल सवाल भी आपको आने चाहिए। ठीक है। नीट में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे तो अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कंसेप्ट आपको पता चल गया। एक सवाल और कर लो। ये आपको मैंने प्लेट दिया, दिस इज योर प्लेट 2। ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन है अगेन d। इसका एरिया भी a है, इसका एरिया भी a है, और इसके बीच में जो मीडियम है, अब वो एयर नहीं है, उसका मैंने एप्सिलॉन r आपको दे दिया है, विच इज इक्वल टू 4। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। देखो, पहले इसके बीच में एयर था, अब इसके बीच में मैंने कुछ मीडियम रख दिया है, एयर नहीं है, और इसका मैंने आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे दी है, विच इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस नाउ। हाँ, वेरी गुड, 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बिल्कुल सही जवाब, बच्चे काफी तेज बन गए, क्या बात है। 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कैसे आया, देखो। एप्सिलॉन आर आपका क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज योर परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो मीडियम की एप्सिलॉन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, अब एप्सिलॉन एम आएगा, एप्सिलॉन एम ए अपॉन डी। और मीडियम का एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो you can say that new capacitance will be
4 टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटेंस। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, इसी एप्सिलॉन आर को हम के भी बोलते हैं, विच इज़ योर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। ठीक है, मीडियम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो यही होती है, एप्सिलॉन आर। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सर एप्सिलॉन आर और के में क्या फ़र्क होता है? बेटा दोनों सेम होता है। एप्सिलॉन आर को ही आप के बोलते हो, ठीक है, एप्सिलॉन आर को ही आप क्या बोलते हो? के बोलते हो। यहाँ तक सबको क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं अपन। ये बेसिक क्वेश्चन थे, आपके साथ डिस्कस कर दिए, ताकि बच्चों को ये ना लगे भैया सर ने बताया नहीं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछ सकता वो। अगर आएंगे तो इस तरह के सवाल आएंगे, कई बार मीडियम दे देगा, कई बार आपको कुछ और दे देगा। ठीक है, अलग अलग मीडियम में आपको पूछ लेगा कैपेसिटेंस का क्या इफेक्ट होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब मैं इस पे बच्चों वाले क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, वो आप खुद ही कर लोगे। हम चलते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी और एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी। सपोज करो हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, और बैटरी में पावर कितना होगा? कि हमारे पास कोई बैटरी है, इस बैटरी का मुझे पावर निकालना है। तो पावर क्या होता है? V इंटू आई, हम सबको पता है पावर इज डिफाइंड एज V इंटू आई। अगर मैं इसको और सोफिस्टिकेटेड मैनर में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ V इंटू डी क्यू बाई डी टी, V इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P इंटू डी टी विच इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू। बहुत ही शानदार रिजल्ट है, देखो इसका मतलब क्या हुआ? P डी टी का मतलब दैट इज योर एनर्जी। P इंटू डी टी का मतलब क्या हुआ? आपका एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय द बैटरी, supplied by the battery in the form of work। बैटरी का काम क्या होता है सबको पता होना चाहिए। अगर मैं कहीं भी बैटरी लगाता हूँ किसी सर्किट में, तो बैटरी क्या करता है? उस चार्ज को ट्रांसफर करता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। बैटरी हमें वर्क प्रोवाइड करता है। बैटरी का मतलब है आपने एक्स्ट्रा वर्क किया किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे? कैपेसिटेंस में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई कंडक्टर लेते थे तो हम चार्ज को खुद उठा के लेके आते थे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट। अब हमने क्या किया? वो काम हमने बैटरी को दे दिया। तो बैटरी का काम हो गया कि वो चार्ज को उठा के लाए और कैपेसिटर को चार्ज करते जाए। जो काम हम करते थे एक चार्ज को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने का, अब वो काम हमारी बैटरी करेगी। और बैटरी में जो वर्क होगा वो कितना होगा? P डी टी के बराबर अभी हमने निकाला, विच इज इक्वल टू V डी क्यू। इतना वर्क आपका बैटरी करेगी। तो जब आपका बैटरी किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाएगी तो आपका कैपेसिटर का चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से हम किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक फंडा है। बैटरी का प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बैटरी का काम खाली इतना होता है कि बैटरी वर्क प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। हम सबको क्लियर है ये बात? किसी कोई डाउट इसमें? ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इसी को मैं बोलता हूँ, ये जो मैंने P डी टी निकाला ऊपर, इसी को मैं बोलता हूँ योर वर्क डन बाय बैटरी। दिस इज योर वर्क डन बाय बैटरी। और वर्क डन बाय बैटरी को कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, कई बार आपको ऐसे ग्राफ दे दिया होता है पावर वर्सेस टाइम का।
इस तरह का कोई भी कर्व दे देते हैं आपको, ट्राइंगुलर कर्व दिया हो या रेक्टेंगुलर कर्व दिया हो, और बोलेंगे फाइंड करो बैटरी ने कितना वर्क किया, तो आप सिंपली इसका एरिया निकाल दोगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। तो एरिया अंडर पीटी कर्व इज योर वर्क डन बाय बैटरी। कई बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी, और आपको वीक्यू कर्व दिया हो, तो आप सिंपली वीक्यू कर्व के अंडर का एरिया निकाल दोगे, तो आपको वर्क डन बाय बैटरी पता चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बार बार ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अलग अलग डेटा आपको दिया रहता है और बच्चे वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं रहता बैटरी का वर्क होता क्या। तो ये बैटरी का वर्क होता है, हमने अभी अभी आपको बता दिया, ठीक है। बैटरी के द्वारा इतना वर्क होता है, और इसका एरिया जो होता है पीटी कर्व के अंडर का एरिया या फिर वीक्यू कर्व के अंडर का एरिया हमें बैटरी का वर्क डन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ तक हम सब क्लियर है? चलो, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अगर इतनी बात क्लियर है तो अब हम सबको पता है बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। हमने अभी अभी निकाला कि वर्क डन बाय बैटरी विच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बैटरी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू। आप बड़े ध्यान से देखो तो ऐसी आपकी बैटरी होती थी और इसका जो पोटेंशियल होता था वो कांस्टेंट होता था v। बैटरी का पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेट साइन के बाहर आ जाता है और आप इंटीग्रेट कर दोगे किसको? dq को। सो यू विल गेट v इंटू क्यू। सो दिस इज योर वर्क डन बाय बैटरी। तो जब भी हमें बैटरी का वर्क निकालना होगा तो हम बैटरी के पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब चार्ज का मतलब ये कौन सा चार्ज है वो बच्चों को पता होना चाहिए। दिस इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये वो वाला चार्ज। दिस इज द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। बैटरी से जितना ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा ये वो वाला चार्ज। कितना चार्ज बैटरी से फ्लो हुआ, दैट इज योर क्यू, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सपोज करो मेरे पास एक बैटरी, बहुत हमने बैटरी कर लिया, ज़्यादा बैटरी नहीं करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से इसको समझते हैं और इस कंसेप्ट को ख़त्म कर। देखो, ये हमारी बैटरी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई चार्ज आ रहा है, सपोज करो 2 कूलम का चार्ज आ रहा है, ठीक है, और 10 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी। तो हमें फाइंड करना है वर्क डन बाय द बैटरी। तो बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना हो, वर्क डन के द्वारा बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना हो, क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? यस, क्लियर हो गया? हाँ, तो बताओ मेरे को, अगर क्लियर हो गया तो बताओगे। व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस? What is the work done by battery in this case? If a charge is flowing 2 coulomb across the 10 volt battery, then what is the work done? है बेटा, वर्क डन क्या होगा बताओ? सोच रहे अभी भी, पता नहीं कितना सोचते हो। अरे 2 कूलम चार्ज आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव को जा रहा है, तो बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना होगा? -20 जूल्स। बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना होगा? -20 जूल्स। क्यों माइनस का साइन आया? अरे यार, अभी तो मैंने आपको बताया वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है, विच इज इक्वल टू v इंटू क्यू।
तो यहाँ से आप निकाल दोगे ना, पोटेंशियल आपको पता है, चार्ज आपको पता है, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ बैटरी के अक्रॉस। तो यहाँ से आपको 20 वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है -20 जूल्स। -20 का मतलब क्या हुआ? -20 का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आपका जो बैटरी है वो एनर्जी दे नहीं रहा है, वो एनर्जी ले रहा है। देखो बैटरी आपकी चार्ज हो रही है, दिस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ बैटरी। चार्जिंग ऑफ बैटरी, यहाँ पे बैटरी एनर्जी नहीं दे रहा है, बैटरी एनर्जी ले रहा है। जनरली बैटरी का पर्पस क्या होता है कि वो वर्क डन करता है, पर यहाँ पे वो नेगेटिव वर्क कर रहा है। नेगेटिव वर्क का मतलब वो एनर्जी को ले रहा है, बैटरी एनर्जी अपनी तरफ ले रहा है, ठीक है। हाँ, अब यही बैटरी को मैं ऐसे उल्टा करके लगाता, देखो बड़ा मजा आता। इसी बैटरी को मैं ऐसे लगाता, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे लगाता, पॉजिटिव यहाँ पे लगाता, और अब आपका चार्ज इधर फ्लो कर रहा है। अब बताओ वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा? 10 वोल्ट की बैटरी है। व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? यस, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी? +20 जूल्स। वेरी गुड। इस केस में वर्क डन हो जाता आपका 10 × 2 विच इज 20 जूल्स, +20 जूल्स। प्लस का मतलब है यहाँ पे बैटरी वर्क कर रही है इस चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में। नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में बैटरी के द्वारा वर्क डन हो रहा है, और बैटरी कितना वर्क कर रही है? 20 जूल का वर्क डन कर रही है, इसलिए हमने पॉजिटिव रखा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक से काफी। अब सपोज करो हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया और उसको बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। एक कैपेसिटर लिया और उसको हमने बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। ठीक है। जनरली आपका बुक्स में ऐसा डायग्राम दिया रहता है, बुक्स में आपका जनरली ये डायग्राम दिया रहता है कि दिस इज योर कैपेसिटर, दिस इज योर बैटरी एंड दिस इज योर स्विच, और यू कैन से की, ठीक है, दिस इज योर की। जनरली बुक्स में आपका ये डायग्राम दिया होता है, लेकिन असलियत में कैपेसिटर ऐसा नहीं होता। क्यों? रियलिटी में कैपेसिटर इससे अलग होता है। क्यों? क्योंकि वायर के भी रेजिस्टेंस होते हैं। आप देखो ये जो वायर्स लगी हुई है इसके अक्रॉस, इसका खुद का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताओ। लेकिन बुक में इस रेजिस्टेंस को दिखाया नहीं जाता। अब वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आज आपके सामने एक रहस्य खोलने वाला हूँ मैं। आज जो रहस्य खुलेगा उससे आपकी आंखें खुल जाएगी कि हाँ भैया ऐसा भी होता है कैपेसिटर में, है ना, ऐसा भी होता है आपका, है ना। चलो अभी अभी समझ में आया, हाँ अभी अभी समझ में आया, तो अभी अभी समझ में बहुत कुछ समझ आएगा आज आपको। आज की क्लास में बहुत कुछ समझाने वाला हूँ और बहुत कुछ आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास में। तो हमने क्या किया, देखो इधर ये कैपेसिटर को बैटरी से जब कनेक्ट किया तो हम बुक्स में जनरली देखते हैं कि वायर के रेजिस्टेंस को दिखाया नहीं जाता, लेकिन असलियत में तो हमें पता है ना कि कैपेसिटर के साथ वायर का रेजिस्टेंस भी होगा ही होगा। अगर यहाँ पे कैपेसिटर है तो ज़रूर इस रेजिस्टर से मैं इस वायर के रेजिस्टेंस को शो कर सकता हूँ, इसमें कोई हानि नहीं है। असलियत में आपका कैपेसिटर ऐसा होता है। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ योर वायर, दिस इज योर कैपेसिटर C, दिस इज योर बैटरी V एंड दिस इज योर की। रियलिटी जो होती है कैपेसिटर की वो ये होती है कि वायर का भी रेजिस्टेंस होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि वो वायर है ना, वायर का रेजिस्टेंस तो होगा ही, हम उसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते, हाउ कैन वी नेग्लेक्ट। तो असलियत में आपका कैपेसिटर ऐसा हो, ठीक है। अब आपने क्या किया, इनिशियली t = 0 पे इसकी की को बंद किया। अब
बड़े ध्यान से कहानी सुनना, बड़ा मजा है। एट टाइम t इक्वल टू 0 आपने इस की को क्लोज कर दिया। अब जैसे ही आप इस की को क्लोज करोगे तो इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा इमीडिएटली, अब यहाँ पे दो सिचुएशंस की बात करूँगा। पहली सिचुएशन आपकी ये है कि जब आपने जस्ट स्विच को क्लोज किया, मतलब जैसे हम मैथ्स में लिमिट्स पढ़ते हैं ना, लिमिट्स, और लिमिट लगाते हैं, टाइम पे मैं लिमिट लगा रहा हूँ 0 माइनस की। 0 माइनस मतलब जस्ट क्लोज करने से पहले की सिचुएशन, है ना। 0 माइनस मतलब जस्ट क्लोज करने से पहले की सिचुएशन। और दूसरी कंडीशन होगी आपकी, लिमिट लगाऊंगा टाइम पे 0 प्लस की। पहले मैंने टाइम पे लिमिट लगाई 0 माइनस की। 0 माइनस का मतलब जस्ट बिफोर क्लोजिंग द की। एंड सेकेंड सिचुएशन इज दैट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, मतलब वो एक क्षण जो होगा 0 से एक क्षण पहले और 0 के एक क्षण बाद, ठीक है। ये दो सिचुएशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग इतनी बात अब समझ पा रहे हो। 0 से एक क्षण पहले और 0 से एक क्षण बाद, दोनों सिचुएशंस को एनालाइज कर रहे हैं बड़े अच्छे से। तो जब आपका टाइम 0 से एक क्षण पहले होगा, है ना, तब आपका कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह। जब आपका टाइम 0 से एक क्षण पहले होगा, मतलब जस्ट हमने उसको की को क्लोज करने से पहले, है ना, देन योर कैपेसिटर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। अब जैसे ही आपने इसको क्लोज किया, की को जैसे ही क्लोज किया, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो हुआ क्या, आपका जो करंट है, करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? दैट इज V माइनस Q अपॉन C अपॉन R, ठीक है। V माइनस Q अपॉन C अपॉन, ये आपका करंट का वैल्यू हो जाएगा। कैसे? देखो इधर, जैसे ही आपने करंट स्टार्ट किया फ्लो करना, तो सपोज करो इस पे चार्ज आ गया प्लस Q, इस पे चार्ज आ गया माइनस Q, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आपका पैदा हो गया Q बाई C, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना हो गया? V, ठीक है। तो आप किरचॉफ का वोल्ट लॉ लगा सकते हो, V माइनस Q बाई C, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? देखो यहाँ पे तो आपका पोटेंशियल V रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा ना, यहाँ पे आपका पोटेंशियल सपोज करो V है, तो इस पॉइंट पे जब आप जाओगे आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आई? पोटेंशियल आपका ड्रॉप कर जाएगा ना जब आप ए से भी मूव करोगे, तो आपका नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दैट इज योर V माइनस Q बाई C अपॉन R, ठीक है। अब जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज करता जाए, जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज करता जाएगा, तो आपका कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। चार्ज होने लगेगा मतलब ये वाला टर्म आपका इंक्रीज होने लगेगा। जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करते जाओगे तो Q बाई C वाला फैक्टर आपका इंक्रीज होने लगेगा। जैसे ही Q बाई C फैक्टर आपका इंक्रीज होने लगेगा, तो आपका करंट जो होगा वो डिक्रीज होने लगेगा। करंट जो होगा आपका डिक्रीज होने लगेगा, और चार्ज जो है आपका कैपेसिटर पे इंक्रीज होने लगेगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर को तो हम एक लिमिट तक ही चार्ज दे सकते हैं ना, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका कैपेसिटर इससे ज़्यादा चार्ज नहीं हो सकता, वो एक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और बोलेगा बस मेरी क्षमता ख़त्म हो गई, अब मुझे और ज़्यादा चार्ज नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, है ना, आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, you will achieve the state which is known as the steady state. You will achieve the state which is known as the steady state. Steady state में क्या होगा?
आपका करंट डिक्रीज होते होते, करंट डिक्रीज हो रहा है आपका, है ना, करंट डिक्रीज होते होते कितना हो जाएगा, करंट आपका हो जाएगा एकदम कम हो जाएगा, कम होते होते 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 इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि आपका फाइनली जो करंट होगा जीरो को अप्रोच करने लगेगा। ठीक है, फाइनली जो होगा आपका करंट जीरो को अप्रोच करने लगेगा और आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, और ये सिचुएशन को अचीव कर लेगा। अब जब आपका करंट जीरो को अप्रोच करेगा एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, जब आपका बहुत लंबा समय निकल जाएगा, तो किसी टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका करंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे रेजिस्टर आप लगाओ चाहे आप रेजिस्टर ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जनरली टेक्स्ट बुक में ये वाले रेजिस्टेंस को नहीं दिया जाता, इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि स्टेडी स्टेट ऑलरेडी अचीव हो चुका होता है, स्टेडी स्टेट ऑलरेडी अचीव हो चुका होता है, स्टेडी स्टेट इज ऑलरेडी अचीव्ड। और जब स्टेडी स्टेट आपका एक बार अचीव हो गया है, तो फिर मैं ये रेजिस्टर को लगाऊं कि ना लगाऊं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका करंट का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा है। जब करंट का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फिर रेजिस्टेंस लगाने का तो कोई फायदा ही नहीं। इसलिए आपकी बुक्स में इस तरह का कैपेसिटर और इस तरह की बैटरी दी होती है। ये स्टेट आपका तभी दिया होगा जब आपका स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप ये बुक को समझ रहे हो, है ना। सर ये स्टेडी स्टेट वाला वापस से बताओ। अच्छा पाछड़ दी बताऊं, अच्छा फिर से बताऊं एक बार, चलो एक बार फिर से देखते हैं। हाँ बेटा कुश पटेल, एक बार फिर से देखो इस कंसेप्ट को, एक बार फिर से देख ले, स्टेडी स्टेट वाला कंसेप्ट एक बार फिर से देखो। देखो हमने क्या किया, मैं फिर से इधर ड्रॉ ही कर देता हूँ। देखो इधर ये मैंने लिया एक रेजिस्टेंस, ये मैंने लिया एक कैपेसिटर, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। बिल्कुल ध्यान से समझो, आपको समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल। अब बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू जीरो पे आपने इस की को क्लोज कर दिया। ठीक है, t इक्वल टू जीरो पे आपने इस की को क्लोज कर दिया। जैसे ही आपने की को क्लोज किया, इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, कैपेसिटर आपका चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका पोटेंशियल है V। अब जब ये चार्ज आपका हो जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, कैपेसिटेंस के अक्रॉस Q/C। ठीक है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना डेवलप हो जाएगा, Q/C। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा V माइनस Q/C अपॉन R। करंट कितना फ्लो करेगा, V माइनस Q/C अपॉन R। अब जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज होते जाएगा, तो टाइम के इंक्रीज होने की वजह से ये वाला जो फैक्टर है ये इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर की चार्जिंग इंक्रीज होती जाएगी। Q/C वाला फैक्टर आपका इंक्रीज होगा, Q/C वाला फैक्टर इंक्रीज होगा, इसका मतलब आपका करंट डिक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, जब आपका करंट का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर जाए, उस स्टेट को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट पे आपका करंट का वैल्यू हो जाएगा जीरो। अब एक बार आपका करंट का वैल्यू जीरो हो गया, फिर आप इसमें रेजिस्टर को लगाओ कि ना लगाओ उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टर को आप लगाओ कि ना लगाओ उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा करंट का वैल्यू जीरो हो गया। तो करंट ही जीरो हो गया तो ये तो रेजिस्टर किसी काम का ही नहीं रहा। तो हमारा जो सर्किट हो गया इस तरह का हो गया, देयर इज वन कैपेसिटर एंड वन बैटरी। तो जनरली बुक्स में आपको ये वाला डायग्राम दिया होता है, और ये वाला डायग्राम वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपका स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका होता है। स्टेडी स्टेट इज ऑलरेडी अचीव्ड, देन ओनली हम रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम रेजिस्टेंस को निकाल नहीं सकते। इसी सर्किट को हम बोलते हैं आरसी सर्किट। ये रेजिस्टेंस है R, ये कैपेसिटर है C। ये सर्किट को मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा डिटेल में, आरसी सर्किट। और ये वाला कंसेप्ट आपका आरसी सर्किट का हमको अल्टरनेटिंग करंट में भी काम आएगा। जब हम क्लास में स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, वहाँ पे आप एक सर्किट पढ़ोगे आरसी सर्किट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका वहाँ पे भी काम आएगा, जो हम कैपेसिटर में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना।
जब हम कैपेसिटर में जेई लेवल पे पढ़ेंगे तो हमें ऑलरेडी आरसी सर्किट का कंसेप्ट पता होगा और वहाँ पे हम इजीली उसको पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जनरली बुक्स में जो डायग्राम दिया होता है ये वाला दिया होता है, इसीलिए दिया होता है क्योंकि देखो कैपेसिटर को पढ़ने के आपके दो तरीके हैं। वन इज बिफोर स्टेडी स्टेट, एंड सेकेंड पार्ट इज आफ्टर स्टेडी स्टेट, है ना। एक पार्ट आपका हो गया बिफोर स्टेडी स्टेट और एक पार्ट हो गया आपका आफ्टर स्टेडी स्टेट। ठीक है, दो पार्ट हो गया। तो बिफोर स्टेडी स्टेट आपका जो कैपेसिटर होगा वो आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी होगा। और आफ्टर द स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड तो उसमें रेजिस्टेंस वाला पार्ट नहीं होगा, तो खाली कैपेसिटर होगा। ठीक है, दो पार्ट्स में हम कैपेसिटर की स्टडी कर सकते हैं। अब जो बोर्ड लेवल में आता है वो खाली यही आता है। बोर्ड लेवल में बच्चों को सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है, आफ्टर स्टेडी स्टेट अचीव हो जाता है तो बच्चों को यही बताया जाता है, हाँ भैया कैपेसिटर होता है, बैटरी होती है, निकालो कैपेसिटेंस कितना हो। जब आप जेई लेवल पे पढ़ते हो तो आपको बिफोर स्टेडी स्टेट के बारे में भी पता होना चाहिए, रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है बोर्ड्स में और जेई में, यहाँ से आप सीख सकते हो। चलो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो हम आगे चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए सबको? यस, सबको क्लियर हो गए पॉइंट्स? बहुत बढ़िया। चलो एक सवाल करते हैं बढ़िया सा, ताकि आपके फंडे बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया, लेट अस डू वन एग्जांपल ऑन दिस। लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज करो मेरे पास एक कैपेसिटर है और इसको मैंने चार्ज करके बढ़िया से, कैपेसिटर का ऐसा भी सिंबल कई बार शो करते हैं ना, कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है V है ना। एक बढ़िया सा चार्ज कैपेसिटर में लेके आया जिसको मैंने चार्ज कर दिया, जिसका कैपेसिटेंस C है, और चार्ज करने के बाद मैंने इसको किसी बैटरी के अक्रॉस लगा दिया। चार्ज करने के बाद, है ना, चार्ज करने से पहले नहीं। मैंने इस कैपेसिटर को अच्छे से चार्ज किया और चार्ज करने के बाद मैंने इसको बैटरी से लगा दिया। इनिशियली दिस इज द कंडीशन एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे आपका की जो है वो ओपन है, ये वाली कंडीशन है, और बैटरी का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट के बराबर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? कोई भी गाड़ी पार्किंग करनी छे, मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या बोल रहे हो? कहीं भी गाड़ी पार्किंग करी छे? अच्छा, कोई गाड़ी पार्किंग करे छे। अच्छा, आपको नॉइस आ रहा है क्या यहाँ पे बाहर का? हाँ, मेरे को पहले बता देते। ज़्यादा नॉइस आ रहा है तो मैं थोड़ा विंडो बंद कर देता हूँ। चलो, नाउ इट्स गुड। ठीक है, अब आपको कोई आवाज़ नहीं आएगा? हाँ, अच्छा, बाहर ज़्यादा ध्यान जा रहा था, मेरी आवाज़ पे ध्यान नहीं जा रहा था इसका। देखो कितना बदमाश है लड़का। बेटा मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उस पर ध्यान दे दे। बाहर इसका ध्यान जा रहा है, गाड़ी की आवाज़ आ रही है। चलो ठीक है, इधर आ जाओ। केवो माणस छे आ, भणवामां ध्यान નથી આનો, ગાડીની પાર્કિંગ ઉપર ध्यान છે આમાં। हाँ, कुछ भी आवाज आ रहा था। चलो अब नहीं आएगा, मैंने उसको बंद कर दिया विंडो को। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा एक कैपेसिटर है सपोज करो, और इसको मैंने अच्छे से चार्ज करने के बाद मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया t इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब जब मैं इस की को क्लोज करूंगा तो आपको क्या लगता है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल फाइनली अचीव होना चाहिए? क्या इसमें चार्ज फ्लो करेगा? यस, क्या इसमें चार्ज फ्लो करेगा? जैसे ही मैं t इक्वल टू 0 पे इस सर्किट को क्लोज करूंगा
तो इसमें चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ ना तो बोलो। बिल्कुल होगा। ठीक है, अब चार्ज तब तक फ्लो करता है, हमने पढ़ रखा है, देखो वही कंसेप्ट वापस घूम फिर के आ रहे हैं। चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अभी यहाँ पे पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है 2V। तो चार्ज आपका बैटरी से तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपका सेम नहीं हो जाता। तो जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया तो फाइनली आपको ऐसा एक स्टेट मिलेगा जब आपका कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फाइनली कितना पोटेंशियल हो जाएगा 2V। तभी आपका चार्ज फ्लो होना बंद होगा ना। आफ्टर सम टाइम जैसे ही आप इस बैटरी से आपने इसको कनेक्ट कर दिया तो इसका चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। इस पे फाइनली चार्ज कितना आ जाएगा, देखो ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट। तब तक आपका चार्ज फ्लो करेगा जब तक आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ये स्टेट आपका अचीव हो गया तो आपका चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली कैपेसिटर पे कितना चार्ज था देख लेते हैं। यहाँ पे आपका चार्ज था Q इज इक्वल टू CV, सो आई कैन राइट CV। और यहाँ पे चार्ज कितना था -CV। फाइनली आपका चार्ज यहाँ पे कितना हो गया -2CV। कैपेसिटेंस तो सेम ही रहेगा ना, -2CV। और यहाँ पे कितना चार्ज हो गया +2CV। इसका मतलब अगर मैं ये वाली प्लेट को देखूं तो ये वाली प्लेट पे इनिशियली चार्ज कितना था -CV, और फाइनली चार्ज कितना हो गया +2CV। इसका मतलब जरूर यहाँ से 3CV जितना चार्ज फ्लो हुआ है, 3CV चार्ज यहाँ से फ्लो हुआ है, और उसको -CV में ऐड करोगे तभी तो आपको +2CV मिलेगा फाइनली। और ज़रूर यहाँ से आपका कुछ चार्ज निकला है 3CV के बराबर। समझ आया? CV में से 3CV निकालोगे तभी आपको -2CV मिलेगा। तो इतना चार्ज आपका फ्लो हुआ तब जाके आपका इनिशियल से फाइनल कंडीशन ये अचीव हुआ। इनिशियल कंडीशन आपका ये था, फाइनल कंडीशन आपका ये अचीव हुआ। समझ आया सबको? नो सर नहीं समझ आया? अच्छा फिर से बताता हूँ, इधर देखो। देखो बेटा, थोड़ा अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं फिर से सब डायग्राम मिटा रहा हूँ। देखो यहाँ तक सबको समझ आया? ये वाली सिचुएशन, इसको अभी भूल जाओ। इस सिचुएशन को देखो, सी दिस सिचुएशन। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कैपेसिटर को चार्ज करके यहाँ पे लगा दिया। ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से जिसका पोटेंशियल है 2V, और t = 0 पे मैंने इस सर्किट के की को क्लोज कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसके की को क्लोज किया तो यहाँ से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। करंट मतलब आपका चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया, है ना। करंट का फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो, सिंपल। तो जैसे ही आपका करंट का फ्लो हुआ मतलब चार्ज का फ्लो हुआ, तो यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करोगे तो यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से चार्ज निकलना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस आपका तब तक चलेगा जब तक दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। दोनों एलिमेंट्स के अक्रॉस आपका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है आपका 2 वोल्ट, तो यहाँ भी फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। कैपेसिटेंस तो इसका C है, फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। अगर फाइनल पोटेंशियल इसका 2 वोल्ट हो गया तो इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा, देखो ये पॉजिटिव पोलैरिटी है तो ये भी पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी है तो ये भी नेगेटिव पोलैरिटी, और फाइनल चार्ज इस पे कितना हो जाएगा। देखो चार्ज होता है क्या, Q = C × V, है ना। चार्ज C × V। तो फाइनली इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, देखो फाइनली इसका पोटेंशियल हो गया 2V, इसका कैपेसिटेंस है C, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा +2CV, और ये वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा -2CV।
ठीक है, इनिशियली इस प्लेट पे चार्ज कितना था, C इंटू वी, मतलब माइनस सी वी, और इनिशियली ये वाली प्लेट पे चार्ज कितना था, प्लस सी वी। इनिशियल स्टेट आपका ये था, फाइनल स्टेट आपका ये अचीव हो गया। तो अब इनिशियल से फाइनल अगर आप कंपेयर करो तो इनिशियली ये वाली प्लेट पे माइनस सी वी चार्ज था और फाइनली इसी प्लेट पे प्लस 2 सी वी चार्ज हो गया। तो कितना चार्ज यहाँ से फ्लो कर गया, यहाँ से कितना चार्ज फ्लो किया कि माइनस सी वी से आपका चार्ज हो गया प्लस 2 सी वी। तो यहाँ से 3 सी वी जितना चार्ज फ्लो कर गया ना, तभी तो 3 सी वी माइनस सी वी यू विल गेट प्लस 2 सी वी, और यहाँ से 3 सी वी जितना चार्ज बाहर निकल गया। समझ आया आपको? अब समझ आया बेटा, कितना चार्ज फ्लो कर गया हमें वो देखना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोन पर यूनिट पोटेंशियल। कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है उसी को आपको देखना है, ठीक है। जितना चार्ज आपका फ्लो करेगा उतना ही चार्ज आपको देखना। तो यहां से कितना चार्ज फ्लो कर गया, 3 सीवी चार्ज फ्लो कर गया। तो 3 सीवी माइनस सीवी, ये आपका फाइनल स्टेट कितना अचीव हो गया, 2 सीवी। यहां से देखो 3 सीवी सीवी में से निकल गया तो कितना बचा, माइनस 2 सीवी बचा, ठीक है। अब मैं पूछूं बैटरी ने कितना वर्क डन किया, तो बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना होगा, देखो वर्क डन बाय बैटरी विच इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन इनटू पोटेंशियल। तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट का। बैटरी के अक्रॉस चार्ज कितना फ्लो हुआ, 3 सीवी का। तो बैटरी का वर्क डन कितना हो जाएगा, बैटरी का वर्क डन हो जाएगा 6 सीवी स्क्वायर। दिस इज योर वर्क डन बाय द बैटरी। बैटरी का वर्क डन कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ सीवी स्क्वायर। सबको समझ आया? तो हमने बैटरी का वर्क डन निकाल दिया। यहां तक सबको क्लियर है हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द वर्क डन ऑफ बैटरी। अच्छा, अगर मुझे फाइनल एनर्जी निकालना है कैपेसिटर का, तो कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी कितना होगा, एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी इंटू वी फाइनल का स्क्वायर। वी फाइनल बैटरी पे कितना हो जाएगा, सॉरी कैपेसिटर पे कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट्स। तो कैपेसिटर का फाइनल एनर्जी हो जाएगा हाफ इंटू सी इंटू 2v का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू cv स्क्वायर, 4cv स्क्वायर बाय 2 मीन्स 2cv स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कैपेसिटर का कितना हो जाएगा, 2cv स्क्वायर। अच्छा, इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर का कितना था, इनिशियल एनर्जी देखो कितना होगा, हाफ इंटू सी इंटू वी का स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर पे कितना था, हाफ सी वी स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कैपेसिटर का कितना हो गया, फाइनल एनर्जी कैपेसिटर का हो गया 2 सीवी स्क्वायर। और वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, दैट इज योर 6 सीवी स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ, 6 सीवी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मुझे फाइंड करना है कि इस प्रोसेस में हीट कितनी पैदा हुई, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस तो आता ही आता है, वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो अगर मुझे निकालना है कितना हीट प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो हीट इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया, माइनस आपकी टोटल एनर्जी कितनी बची। टोटल एनर्जी का मतलब एनर्जी फाइनल ऑन कैपेसिटर माइनस एनर्जी इनिशियल ऑन कैपेसिटर। इतनी एनर्जी आपकी कैपेसिटर पे बची। तो इतनी एनर्जी कैपेसिटर में गई और बैटरी ने इतना वर्क डन किया, तो बाकी बची हुई एनर्जी कहाँ गई, इसके अलावा जो एनर्जी बची वो हीट में कन्वर्ट हो गई। वो सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में। और हीट कहाँ से प्रोड्यूस हुई, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस कहाँ से आया, ड्यू टू वायर्स, ठीक है। तो इतना पार्ट आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कैसे हमने वर्क डन निकाला, कैसे हमने इनिशियल एनर्जी निकाली, कैसे हमने फाइनल एनर्जी निकाली।
कैसे हमने हीट का लॉस निकाला। तो यहाँ से अगर मैं हीट का लॉस निकालूंगा तो मुझे कितना वैल्यू मिलेगा, देखो ध्यान से देखो। अब आपको वैल्यूज पुट करना है। वर्क डन बाय बैटरी था हमारा 6CV², फाइनल एनर्जी कैपेसिटर पे था हमारा 2CV², और इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर का था 1/2CV²। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपको हीट का अमाउंट मिल जाएगा, और यहाँ से हमें हीट एनर्जी कितना मिलेगा, देखो इसको सॉल्व कर लो। 6CV² माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 3CV²/2 है ना, 3CV²/2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 - 3 विच इज 9CV²/2 विच इज इक्वल टू 4.5CV²। इसका मतलब बैटरी ने जो वर्क डन किया, बैटरी ने वर्क डन किया 6CV², जिसमें से 4.5CV² तो आपका हीट में कन्वर्ट हो गया। 4.5CV² आपका हीट में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी था वो कैपेसिटर में स्टोर हो गया। और कैपेसिटर में स्टोर कितना हुआ, दैट इज योर 1.5CV²। इतना एनर्जी आपका कैपेसिटर में स्टोर हो गया, इतना एनर्जी आपका हीट में लॉस हो गया, और इतना वर्क डन बैटरी ने किया। समझ आया? कैसा लगा ये वाला सवाल? एक ही सवाल जो करेगा बवाल। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो एक ही क्वेश्चन से हमने कितने सारे कंसेप्ट क्लियर किए। हमने वर्क डन भी निकाल लिया, हमने इनिशियल एनर्जी भी निकाल ली, हमने फाइनल एनर्जी भी निकाल ली, हमने हीट का लॉस भी निकाल लिया, हमने इनिशियल चार्ज भी निकाल लिया, हमने फाइनल चार्ज भी निकाल लिया। इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछ लेगा वो कैपेसिटर में? इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। ठीक है, इस तरह का एक सवाल आपको और देता हूँ, आप लोग ट्राई करोगे अब। ठीक है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप सब ट्राई करोगे। ठीक है, एक सवाल आपके नाम। सपोज करो हमारे पास ऐसा सर्किट है, ये मेरा कैपेसिटर है, और कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया। इस बार मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ठीक है, नाउ आई एम चेंजिंग द वैल्यू। ये कैपेसिटर को मैंने चार्ज कर दिया, इसका कैपेसिटेंस है C, इसका पोटेंशियल है V, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आपको मैं पोटेंशियल चेंज कर देता हूँ। लेट्स से और पोटेंशियल इज, पहले कितना लिया था 2 वोल्ट, अब ले लेते 4 वोल्ट। ठीक है, एट t = 0 मैंने इस की को क्लोज कर दिया। द क्वेश्चन इज दैट नंबर 1, फाइंड द वर्क डन बाय बैटरी, find the final charge on capacitor, find the final energy of capacitor, find the heat loss। ठीक है, t = 0 पे आपने सर्किट को क्लोज कर दिया, तो आपको ये सारी चीजें निकालनी। समझ आया? चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। बढ़िया सा सवाल है, वैसा ही कंसेप्ट लगाना है जैसा हमने अभी अभी लगाया। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यू हैव टू अप्लाई अगेन, और आपको फाइंड करना है कि बैटरी के द्वारा कितना वर्क डन होगा, फाइनल चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, और हीट लॉस कितना हो। सब लोग ट्राई करोगे। बहुत बढ़िया सवाल है, काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल है। इसके बेस पे 40 से 50 MCQ फ्रेम हो सकते हैं। एक ही क्वेश्चन आप कर लो अच्छे से, 40-50 MCQ के बराबर है। ठीक है, जल्दी से करो फटाफट। सब लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे, ऐसे नहीं हवा में।
हवा में नहीं करना है, ड्रॉ करो डायग्राम और आंसर निकालो। बेटा आज ही आंसर निकालना है। चलो घर पे सब ट्राई करना, आज हम क्लास को यही एंड कर रहे हैं। घर पे सब लोग इसका आंसर निकालना, सबका आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। ट्राई एट योर ओन होम, अच्छे से आंसर निकालना और मेरे को सबमिट कर देना, व्हाट्सएप पे भेज देना मेरे को। सब लोग सॉल्व करोगे व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दोगे, ठीक है बेटा। चलो आज हम क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर बहुत सारा पढ़ा दिया आपने। चलो ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टाटा।